नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दूसरी पारी की तैयारी चल रही है। योगी के विरोधी हार की वजह तलाश रहे हैं। कांग्रेस कल वर्किंग कमेटी की मीटिंग करेगी, मगर इस वक्त शाम 4 बजे की शुरुआत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा से करते हैं। दो जानी मानी सर्वे एजेंसियां हैं, CSDS और एक्सिस। दोनों का डेटा कहता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में 80% से ज्यादा यादव और 80% से ज्यादा मुसलमानों ने अखिलेश यादव को वोट दिया। इसके बावजूद यूपी चुनाव में 273 सीटें योगी आदित्यनाथ ने जीती। योगी के खिलाफ ओवैसी के 99% कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस के 97% कैंडिडेट अपनी जमानत नहीं बचा पाए। बीएसपी के 82% कैंडिडेट्स अपनी जमानत नहीं बचा पाए। योगी को हराने के लिए अखिलेश यादव ने जातियों का एक गुलदस्ता बनाने का दावा किया, लेकिन हिंदू वोट योगी के साथ एकजुट नजर आया। जातियों का जोड़ फेल हो गया, हिंदू वोटों का योग पास हो गया। तो इसी बात पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा देते हैं कि आखिर क्या डेटा निकल कर आ रहा है। अगर योगी जीते तो कैसे जीते। अब देखिए, जीत का स्ट्राइक रेट देख लीजिए। बीजेपी, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस। बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा 67%। 255 में 376 में से 255 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट रहा 2017 के मुकाबले थोड़ा कम हुआ, लेकिन सीटें जीती। समाजवादी पार्टी 347 में से जो सीटें लड़ी समाजवादी पार्टी ने 111 जीती, 32% का स्ट्राइक रेट रहा। बीएसपी 403 जीत लड़ी, सिर्फ एक जीती, स्ट्राइक रेट रहा 0.2%। कांग्रेस 399 सीटें लड़ी, सिर्फ 2 सीटें जीती, 0.5। तो यह रही स्ट्राइक रेट की बात। अब जरा अगला ग्राफिक दिखा देते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आखिर जमीन पर डेटा क्या कहता है या वोटिंग पैटर्न क्या कहता है। उत्तर प्रदेश में योगी की 403 जो सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी को 273 मिली, समाजवादी पार्टी को 125 मिली, बसपा को 1, कांग्रेस को 2 और अन्य को 2। समाजवादी 125, बीजेपी 273, यानी पूरे तरीके से बाइपोलर मुकाबला रहा। बाकी कोई पार्टी, कोई मुद्दा मायने नहीं दिखाई दिया। तीसरा एक बार आपको डेटा दिखा देते हैं कि तीसरा डेटा क्या कहता है। अखिलेश के साथ क्या क्या था और योगी के साथ क्या क्या है। योगी के साथ कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम, बीजेपी विधायक दल की बैठक जल्द, योगी आदित्यनाथ के नेता चुना जाएगा, संसदीय बोर्ड तय करेगा और होली के बाद शपथ ग्रहण होगा। तो यह दूसरी जो सरकार योगी की बनने वाली है, उसकी फील्डिंग है। तो कुल मिलाकर अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव ने कहा कि मौका अच्छा था, हम जीत सकते थे, लेकिन संगठन में खामियां हो जाती हैं, हम हार की समीक्षा करेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं आखिर कहा क्या है। अच्छा था, इस समय बहुत अच्छा था, माहौल भी अच्छा था। तो कहीं न कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं चुनाव में, तो उस पर हम सब लोगों को चिंतन करना है और चिंतन के साथ साथ समीक्षा भी करनी है। और समीक्षा करने के बाद हम सब लोग फिर आगे काम करेंगे। और हमेशा चुनाव संगठन के बल पर ही जीता जाता है, तो कहीं न कहीं संगठन में खामियां हो जाती हैं। तो जो भी परिणाम आए हैं, तो जो जनता ने जनादेश दिया है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। जनादेश का स्वागत है, लेकिन संगठन की खामियों की बात कर रहे हैं। अखिलेश के एक और सहयोगी ओपी राजभर 10 मार्च तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, योगी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दावा करते थे। अब राजभर की बातें बदली बदली नजर आ रही। जो कहीं ना कहीं कोई कमी हम लोगों को, चाहे टिकट वितरण के सवाल में कुछ कमी कहीं रह गई हो, या हम अपनी बात जनता तक पहुंचाने में, समझाने में फेल हैं, उसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। विधानसभा वार उसकी समीक्षा होगी। समीक्षा के बाद जो रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के आधार पे हम लोग फिर आगे 2024 की तैयारी करेंगे। तो 2024 की तैयारी करेंगे। आपका गेस्ट से तारुफ करवा देते हैं। सुब्रत पाठक जी हैं हमारे साथ, सांसद हैं बीजेपी से। सत्येंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। संजय कुमार जी हैं, चुनाव विश्लेषक हैं CSDS से। और संजीव श्रीवास्तव जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं।
तो सबसे पहला सवाल हमारा बीजेपी के सांसद से कर लेते हैं। पाठक जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि डेटा यह कहता है कि हिंदुओं ने एकजुट होकर बीजेपी के लिए वोट किया। क्या आप इसे हिंदुत्व की जीत मानते हैं या पॉलिसीज जो गिना रहे हैं राशन से लेकर कानून व्यवस्था से लेकर उसकी जीत है, या कोई और तीसरा फैक्टर आपको इस जीत की, प्रचंड जीत के पीछे की वजह नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, ये सारे फैक्टर किसी भी जीत में है, वो सारे फैक्टर काम करते हैं। और जिस प्रकार से हमारी सरकार का नारा भी था, सबका साथ सबका विकास, तो कुल मिलाकर एक वो भी आधार था। और जो सबसे बड़ी बात थी कि हमने जिस प्रकार का सुशासन उत्तर प्रदेश में दिया, मैं समझता हूं कि चूंकि सपा बसपा फिर सपा, इस प्रकार का जो शासन हम लोगों ने देखा था, तो किस प्रकार का एक जातिवादी शासन हम कह सकते हैं, और जो खासकर माफियाओं को संरक्षण देता था कि वोट के नाते। और ये स्थिति के वो, हम बड़े बड़े माफियाओं के तो नाम सुन लेते हैं, बड़े बड़े माफिया तो हमको टीवी पर भी दिख जाते हैं, उनके नाम भी बहुत प्रचारित होते हैं, लेकिन कहीं कहीं गांव तक में माफिया बैठे थे। इस प्रकार की स्थिति, ये समाजवादी पार्टी के शासन में इस प्रकार की स्थिति निर्माण हुई थी। मैंने एक आम आदमी नीचे अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था जब तक शाम को परिवार का निकला हुआ व्यक्ति घर वापस ना आ जाए, तो गांव में लोगों को तसल्ली नहीं होती थी। एक इस प्रकार का एक माहौल था, वातावरण उत्तर प्रदेश भर में था। न गाय सुरक्षित थी और न ही परिवार सुरक्षित था, न खेत सुरक्षित थे। इस प्रकार की स्थिति थी कि ट्यूबवेल कहीं खुल गया, कहीं किसी के साथ तो कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि मुद्दों के आधार पर सबने आपका साथ दिया, आप सिर्फ हिंदू वोट को मानने के लिए तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं हमारे साथ सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी, आपके नेता शिवपाल यादव कह रहे हैं कि संगठन में कोई कमी थी। ये संगठन की कमी थी या मुस्लिम यादव से आगे का विस्तार कर पाने में समाजवादी पार्टी नाकाम रही? उनका बयान मैंने सुना, उसके बाद अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। उत्तर प्रदेश में ये जो 2022 विधानसभा चुनाव है, ये एक देश में बड़ी राजनीतिक घटना के रूप में जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी गठबंधन को लाना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से बीएसपी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ एक गोपनीय समझौता करके अपना 11 से 12% वोट ट्रांसफर जो बीजेपी को किया, सबसे पहले तो ये जनमत के साथ नंबर 1 ये धोखा हुआ। दूसरा, जनमत की लूट एक जगह और हुई कि पूरे सरकारी तंत्र का बहुत ही भयंकर तरीके से दुरुपयोग हुआ है। समाजवादी पार्टी ने अगर कोई भी कंप्लेन अभी की, उसकी सुनवाई अभी न होकर कल हुई। अगर कल की तो उसकी सुनवाई और 4 दिन बाद हुई, जब जरूरत थी। क्या जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन रूल करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन को, और स्टेट इलेक्शन कमीशन कनेक्टेड होता है जिलाधिकारी को निर्वाचन अधिकारी के रूप में। लेकिन जिला प्रशासन पर, जिला निर्वाचन अधिकारी पर 2 तरह के दबाव थे, एक तो सत्ता और सरकार का और दूसरा आयोग का। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर 95 वोट, 200 वोट, 400 वोट, जबकि बीजेपी को इस बात को मालूम था कि जहां कम मार्जिन है वहां पर बूथों से वोट काटे गए। अगर आप चाहें तो इस बात को अभी चेक करा सकता है आयोग, चुनाव आयोग इस बात को देख सकता है कि सत्येंद्र यादव जी, जनता की उसी अदालत ने आपको 125 सीटें दी हैं, तो क्या आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि कमी कहां रह गई, या एम्पायर को ही कोसते रहेंगे? जनता की अदालत महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ वोट की थी। जनता की अदालत जो गंगा में लाशें तैरी उसके खिलाफ वोट किया। जनता की अदालत ने ये जाति और धर्म की और मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाने की राजनीति के खिलाफ वोट किया। लेकिन ये जनमत के साथ धोखा हुआ है। एक तरफ बीएसपी ने धोखा किया है भारतीय जनता पार्टी को, और दूसरी तरफ सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ है। ये उत्तर प्रदेश और देश जहां जा रहा है, वहां पत्रकारों की आजादी छीनी जा रही है, वहां जा रहा है आरक्षण की आजादी, रोजगार की आजादी, प्रशासनिक आजादी, संवैधानिक संस्थाओं की आजादी। ये उत्तर प्रदेश से शुरू होता है देश की राजनीति, और जब उत्तर प्रदेश तो आपका कुल मिला के कहना है बहुजन समाज पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको हरा दिया। सीनियर जर्नलिस्ट संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, आप इन आंकड़ों को, इन डेटा को आपने भी बहुत सारा नजदीक से देखा है। इस यूपी के चुनाव को आप कैसे डाइसेक्ट कर रहे हैं? योगी की जीत के लिए एक्स फैक्टर क्या साबित हुआ? देखिए, जीत के तो कई फैक्टर्स हैं और उसमें हिंदुत्व भी एक है, जो लाभार्थी की पॉलिसीज थी वो भी एक है, जो जनता योगी के साथ साथ एक डबल इंजन सरकार और मोदी जी की तरफ देख रही थी। क्योंकि इससे पहले जो 2-3 चुनाव हुए उसमें हमने ये देखा कि
लोग स्थानीय मुद्दों पे ज्यादा वोट डाल रहे हैं। चाहे झारखंड था, स्थानीय मुद्दे, स्थानीय नेतृत्व, चाहे बंगाल था, चाहे हरियाणा था, तो वहां मोदी जी का उस तरह से जादू नहीं चला था जैसा इस बार उसके विपरीत देखने को मिला कि चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे यूपी है, चाहे इवन गोवा थी, लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व की तरफ भी देखा और मोदी जी का एक बार फिर जादू चला। और हिंदुत्व तो बीजेपी का जो पूरा पैकेज है उसका एक हिस्सा है और बड़ा हिस्सा है। लेकिन ये बात सही है कि मायावती एक बहुत बड़ा फैक्टर रही, वो हार के भी किंग मेकर की भूमिका उन्होंने निभाई, क्योंकि 22% से उनका वोट शेयर हो गया 12। अब उन्होंने वोट ट्रांसफर करवाए गोपनीय समझौते के तहत कि एक जो जाटव और यादव के बीच में एक परंपरागत प्रतिद्वंद्विता है और जाटव यादव को नहीं पसंद करते, उनका जो भी कारण है, जो भी उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, लेकिन वो जो 10% का वोट शेयर मायावती का कम हुआ है उसमें से 9.5% बीजेपी या 9% बीजेपी को गया है। और आप देख लीजिए मोटा मोटा फर्क ये 41% बीजेपी का वोट शेयर है, 32 सपा प्लस का वोट शेयर है। तो मायावती के फैक्टर को कम करके तो आ ही नहीं सकते, वो इस चुनाव का एक बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा है। और खाली मायावती नहीं है जैसे मैं कह रहा हूं, लेकिन मायावती बड़ा फैक्टर है। संजीव जी, एक सवाल आपसे इसी परिप्रेक्ष्य में पूछ लेते हैं, क्या बाइपोलर मुकाबला होना समाजवादी पार्टी के लिए फायदे की जगह फायदे के नुकसान का सौदा हुआ? क्योंकि जब चुनने की बारी जो समाजवादी पार्टी से ज्यादा बीजेपी अपनी नजर आई, अगर दलितों की बात की जाए, जिस वोट शेयर की आप बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अगर मायावती जी कंटेस्ट में रहती और 22 की जगह 18, 19, 20% अगर उनका वोट शेयर बरकरार रहता तो हो सकता है बीजेपी फिर भी जीतती, लेकिन सभा की सीटों में काफी इजाफा होता, तो कंटेस्ट ज्यादा क्लोज होता। लेकिन देखिए, मैं इसका उदाहरण दिल्ली की तरह से दूं। दिल्ली में 2015 में क्या हुआ? कांग्रेस गायब हो गई, कांग्रेस नीलबटा सन्नाटा हो गई, तो बीजेपी की 3 ही सीटें रह गई और आपकी 67 सीट आ गई। बीजेपी का वोट शेयर तो इंटैक्ट रहा, सपा का वोट शेयर तो बढ़ा 2017 के मुकाबले। तो अगर एक पार्टी जो मजबूत जनाधार वाली पार्टी अगर बिल्कुल मंच से गायब सी हो जाए, 22 से 12 तो बहुत जबरदस्त ड्रॉप है ना, तो उसकी एनालिसिस भी हमें एज पॉलिटिकल एनालिस्ट करनी चाहिए। लेकिन उसके सिवा भी ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि मोदी जी की लोकप्रियता, कानून व्यवस्था, थोड़ा जनता के बीच इस बात की आशंका की अगर वापस से सपा राज आता है तो यादवों का बड़ा वर्चस्व बढ़ जाएगा, वो सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन नंबर 1 फैक्टर इस इलेक्शन का मैं मायावती को मानता हूं। तो मायावती संजीव जी के हिसाब से नंबर 1 फैक्टर रही। संजय कुमार जी हमारे साथ हैं। संजय जी, आपने तो बहुत डेटा डिगिंग की है, हम आपको चुनाव विश्लेषक, डेटा डिगर के तौर पर जानते हैं। जब हम कहते हैं तो क्या इन सारे फैक्टर के अलावा यह बड़ा फैक्टर रहा कि हिंदू एक हो गए? क्या हिंदू पोलराइजेशन इसको कहा जा सकता है? देखिए, तमाम तरह के विश्लेषण किए जा सकते हैं, लेकिन मैं इसको हिंदू पोलराइजेशन नहीं मानता हूं। ऐसा नहीं है कि हिंदू समुदाय के लोगों का वोट एक तरफा नहीं गया बिल्कुल बीजेपी के लिए के पक्ष में बड़ी संख्या में गया। लेकिन मेरे नहीं मानने की वजह है, मैं उसको हिंदू पोलराइजेशन तब कहता जब धर्म के नाम पर लोग वोट देते, दूसरे कंसिडरेशंस को छोड़ करके सारे हिंदू या मेजॉरिटी हिंदू एक साथ एकजुट होकर किसी एक पार्टी को वोट करते, वो और सिर्फ धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म की रक्षा करनी है, अगर ऐसी भावना से वोट होता तब तो मैं इसको हिंदू पोलराइजेशन कहता। लेकिन इसके बजाय, इसके बावजूद कि हिंदू धर्म के मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को वोट कर रहा है, मैं इसको हिंदू पोलराइजेशन नहीं मानता हूं, क्योंकि ये सारे लोग जो वोट कर रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, वो अलग अलग कारण है जिनका जिक्र अभी संजीव श्रीवास्तव जी भी कर रहे थे। कुछ लाभार्थी हैं, उस वजह से उन्होंने वोट किया, कुछ के लिए लॉ एंड ऑर्डर इंपॉर्टेंट था, उस वजह से वोट किया, कुछ ऐसे भी वोटर हैं जिन्हें लगता है भाई देश में मोदी ही नेता हैं, मोदी प्राइम मिनिस्टर, मोदी में जो उनका विश्वास है, उस कारण से वोट किया। तो कई लेयर्स हैं और उसके अलग अलग जो चंक हैं वो अलग अलग कारणों से बीजेपी को वोट कर रहे हैं। बहुत से बड़ी संख्या में लोग पार्टी के सपोर्टर्स हैं, वो हिंदुत्व के कारण नहीं है, उनमें से कुछ हो सकता है हिंदुत्व के कारण हो, सिर्फ पार्टी को पसंद करते हैं कि भाई यही पार्टी है। इस वजह से मैं इसको हिंदुत्व का वोट नहीं मानता। आप हिंदुत्व का वोट नहीं मानते, योगी को कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं इन चुनाव में, इन पॉलिसीज के अलावा?
योगी और मोदी, इनके पर्सनैलिटी को आप कैसे एनालाइज करते हैं? योगी अगर अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं तो किस आधार पर रखते हैं? नहीं, बिल्कुल योगी और मोदी दोनों फैक्टर रहे हैं यूपी में बीजेपी की जीत के लिए। ये मानना, ये तो मैंने बिल्कुल ही नहीं कह रहा कि फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर कोई योगी को ध्यान में रखकर बीजेपी के लिए वोट कर रहा है, तो क्या वो सारे के सारे वोटर ऐसे हैं जो योगी को इसी के लिए पसंद करते हैं क्योंकि वो हिंदुत्व के सिंबल हैं? कुछ वोटर ऐसे जरूर होंगे जो योगी को इसी के लिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हिंदुत्व की भावना या हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन सारे वोटर ऐसे नहीं है बीजेपी को वोट करने वाले। बहुत सारे वोटर ऐसे भी हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट किया, योगी को ध्यान में रखकर वोट किया, लेकिन योगी के सख्त एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रख करके वोट किया। उन्हें लगा कि योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अच्छा प्रशासन चलाया, उन्होंने सुविधाएं प्रदान की। इस वजह से भी लोग योगी को पसंद कर रहे हैं। सारे लोगों का योगी को पसंद करना इस वजह से नहीं है कि वो हिंदू भावना से प्रेरित है। सुब्रत पाठक जी, कम से कम हमारे दोनों एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि बाकी बहुत सारे फैक्टर थे, इसे हिंदू पोलराइजेशन नहीं कहा जा सकता। जो आप सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, उन बातों उसी तरह की बात कर रहे हैं। तो बीजेपी अगर इस जीत को देख रही है तो किस तरह इसको डाइसेक्ट कर रही है? कैसे आप आकलन कर रहे हैं इस जीत का, जबकि आपको यादव और मुसलमानों ने 80% तक वोट नहीं दिया? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो एक बात ये कि अगर हम इसको कहें कि ये हिंदू के आधार पर तो होता तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत हुई होती, पिछली बार से भी अधिक सीटें मिली होती। लेकिन कहीं ना कहीं ये अगर चुनाव हुआ है, ये सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में कोई था तो मैं फिर से इस बात को कह रहा हूं, वो था सुशासन का। और जिस प्रकार से योगी जी ने बगैर किसी भेदभाव के जो उत्तर प्रदेश में जो काम किया, उन्हें पहली बार उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की सरकार आई है जिसने किसी भी योजना का लाभ जो है पूरा नीचे तक और सभी वर्गों तक और खासकर पात्रों तक पहुंचाया है। उसमें कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हुआ। मैंने मुसलमान ने वोट भले ना भारतीय जनता पार्टी को दिया हो, लेकिन योजना का लाभ उसको भी मिला है। तो कुल मिलाकर हमने लोगों ने कि वोट जिस प्रकार की राजनीति उत्तर प्रदेश में होती थी सपा बसपा के टाइम पर, केवल पर्टिकुलर जाति, पर्टिकुलर एक संप्रदाय विशेष के लिए ही काम होता था, योजनाओं का लाभ भी उनको ही मिलता था और बाकी सारे लोग देखते रह जाते थे। मैंने कभी ओलावृष्टि हुई या कभी सूखा पड़ा, उसको लेकर राहत के जो भी पैसा आया तो हम लोग देख रहे थे कि एक वर्ग में तो फर्जी तक वो लेखपाल के द्वारा बनवाकर उधर बंटवाया जा रहा है और अन्य किसी को, ये भाजपा के गांव है इनको छोड़ दिया जाए। मैंने इस तरीके तक का भेदभाव हमने लोगों ने देखा है और जनता ने देखा है। तो कुल मिलाकर पहली बार इस प्रकार की सरकार आई जिसने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। अपराधी की कभी जाति से नहीं देखा, अपराधी अपराधी है, अपराधी किसी भी जाति का हो उसको दंडित किया गया, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हुई। तो कुल मिलाकर ये सब उत्तर प्रदेश की जनता ने इसको पसंद किया और आम आदमी का जीवन जो है जिस प्रकार से सुगम हुआ, सुलभ हुआ, कभी भी कहीं पर भी वो जा सकता है, किसी भी टाइम घूम सकता है। कोई अगर रंगबाज दबंग टाइप के जो लोग होते थे, जो जिस प्रकार से छेड़छाड़ तक भी होती थी, उन पे हर प्रकार का रोक लग गया। बसों में लोग जा रहे हैं सुरक्षित हैं, बाजारों में लोग जा रहे हैं सुरक्षित हैं। तो ये एक सुरक्षा का बहुत बड़ी भावना लोगों के मन में थी और उसी के प्रति योगी जी के शासन के ऊपर सुरक्षा की भावना जीत का एक मेन फैक्टर और बिना भेदभाव के योजनाएं दी गई। सत्येंद्र यादव जी, क्या वक्त आ गया है समाजवादी पार्टी को वापस ड्राइंग बोर्ड पर बैठने का कि भाई सोचा जाए मुस्लिम यादव से आगे विस्तार कैसे किया जाए? क्या इस पर आत्मचिंतन करने का वक्त है आपके लिए? सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं पार्टी की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं लोगों को कि उत्तर प्रदेश में भारी तादाद में जनभावनाएं आहत हुई हैं। जो लोग माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते थे, ऐसे बहुत सारे लोग परेशान हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी जब भी कोई अन्याय, अपराध और अत्याचार होगा। जब भी भाजपा जिस तरह से दूसरों को गुंडा बता के, दूसरों को चोर बता के, दूसरों को माफिया बता के अपनी खुद की गुंडई माफिया राज चालू है, उत्तर प्रदेश में लूट चालू है। यादव जी, चुनाव प्रचार से बाहर आ जाइए, आत्ममंथन की बात है, हम चुनाव नतीजों पे चर्चा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर कभी बाहर नहीं आ सकते। ये इनका मूल चरित्र में है और ये प्रवृत्ति है जो इनको साफ दिख रही है। यादव जी, मैं आपकी तरफ से बोल देता हूं कि अखिलेश यादव आप जनता के साथ खड़े रहेंगे। अब ये बताइए कि क्या आपको दोबारा सोचने की जरूरत है कि समाजवादी पार्टी चुनाव रीड्रॉ करे, अपने रूल्स रीड्रॉ करे? पार्टी की कोर कमेटी है,
पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है बिल्कुल इस बात पर विचार करेगा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कैसे रोका जाए और उत्तर प्रदेश से रोककर देश में कैसा रोका जाए। आपके हिसाब से क्या कमी रह गई? हमारे हिसाब से ये कमी रह गई कि बसपा ने जिस तरह से जनमत के साथ धोखाधड़ी की और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जालसाजी बातें, तमाम सारी योजनाएं न देकर सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार किया बड़ी तादाद में। आप देखिए इनके नेता छोटे से लेकर बड़े नेता टीवीसी का विज्ञापन करते हैं कि 17 से पहले लूट मची थी, अब रामराज आ गया। 17 से पहले नौकरियां नहीं थी, अब तो घर में पकड़ पकड़ के नौकरियां दे रहे हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश यादव जी, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करते रहे, अभी भी आप बीएसपी को दोषी बता रहे। समाजवादी पार्टी की कोशिश में कोई कमी नहीं रही, आप अपना 100% दे चुके। सरकारी तंत्र का भी दुरुपयोग हुआ है। रही बात समाजवादी पार्टी की, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी जनता के बीच जाएगी और जनता के बीच 24/7 रहेगी और 2024 में भाजपा को उत्तर प्रदेश में रोकने का काम करेगी। संजय जी, हम आपसे समझ लेना चाह रहे हैं, चुनाव विश्लेषक के तौर पर आपको इस डेटा डिडिंग के बाद क्या समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी कहां चूक रही है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो कम से कम उस बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहते, दूसरों पर ही दोष दे रहे हैं। बिल्कुल कर रहा हूं, किसके बारे में चर्चा कर रहा हूं? देखिए, मुझे लगता है मुझे लगता है समाजवादी पार्टी ने पूरा का पूरा चुनाव इस भरोसे पर लड़ा कि उन्होंने एक अच्छा गठबंधन बनाया है। गठबंधन अच्छा था, कई पार्टियों के साथ गठबंधन किया, उस गठबंधन के बदौलत उनके वोटों में इजाफा भी हुआ। आप देखिए, उनकी वोट 36% के आसपास चले गए, सीटों में का भी इजाफा हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी गठबंधन के पास सिर्फ और सिर्फ गठबंधन का ही हथियार था जो वो बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे। कोई अट्रैक्शन नहीं था, कोई पॉजिटिव मैसेजिंग नहीं थी, कोई जो हम कहते हैं कि गठबंधन प्लस की जरूरत थी। बीजेपी ने भी गठबंधन किया, बीजेपी के पास गठबंधन प्लस था, और वो प्लस क्या था? वही सारी चीजें जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, लाभार्थी, कानून व्यवस्था, विकास के कार्यों पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया लोगों ने। बेरोजगारी के मुद्दे पर लोगों में एंजाइटी है, प्राइस राइज पर लोग सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर लोग कहते हैं कि सरकार ने अच्छा काम किया, और खासकर 3 चीज मैं बताना चाहूंगा, बिजली, पानी और सड़क। तो समाजवादी पार्टी का एक ही प्लान था, गठबंधन। इसके अलावा और उन्होंने सोचा यानी बिजली, पानी, सड़क, यानी ये वाला बीएसपी बीजेपी के लिए कामयाब साबित हुआ। तो अखिलेश यादव को 80% मुसलमानों और यादवों ने वोट दिया, फिर भी सरकार बीजेपी की बन रही है। और सवाल यही कि क्या इस सब के खिलाफ सब हिंदू इकट्ठा हो गए, इस पर चर्चा कर रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी के पास मैं जाना चाहता हूं। ब्रेक से पहले सर हमने चर्चा की कि बीजेपी की जीत की वजह क्या रही। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आखिर जो चुनाव मजबूती से लड़ते नजर आए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, वो चूक कहां गए, क्या कमियां रही आपके हिसाब से? क्योंकि जीत का तो डाइसेक्शन होता है, हार का डाइसेक्शन कम से कम समाजवादी पार्टी तो नहीं करती नजर आ रही है। नहीं, मुझे ऐसा ही लगता कि हार का डाइसेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन क्या होता है कि हार का सदमा होता है। हम लोग सब तारीफ कर रहे हैं मोदी जी की, जीतते ही अगले दिन अहमदाबाद पहुंच गए और नए सिरे से प्रचार करने लग गए। तो ये बीजेपी की जीत का एक बड़ा कारण है। वो 365 दिन 24 घंटे एक राजनीतिक मोड में वो पार्टी रहती है, और चुनाव पे बहुत बिल्कुल जैसे अर्जुन का लक्ष्य चिड़िया की आंख उस तरह से रहता है कि अगला चुनाव, अगला चुनाव, अगला चुनाव। तो एक कारण तो बिल्कुल ये रहा कि जैसे हम अखिलेश से मिले थे तो ये सवाल अखिलेश से पूछा भी गया कि आप बहुत देर से प्रकट हुए जनता के सामने पिछले अक्टूबर नवंबर से। तो उन्होंने कहा, और सही कहा होगा, मैं मानता हूं कि उससे पहले वो पिछले 2 साल से ये स्मॉलर पार्टीज का गठबंधन बना रहे थे, वर्कर्स की मीटिंग कर रहे थे, संगठन को मजबूत कर रहे थे, हो सकता है। लेकिन क्या है, जो दिखता है वो बिकता है। एक तो वो समय चला गया जो सिर्फ अखिलेश पे नहीं, वो गांधी पे भी लागू होता है, वो हर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पे लागू होगा। जब तक आप 365 दिन नहीं दिखेंगे जनता के बीच में उनके मुद्दे उठाते हुए, उनके हितों के लिए लड़ते हुए, ये थोड़ा सा पार्ट टाइम तो चलिए बिल्कुल भी नहीं है अखिलेश, लेकिन जब तक आप फुल टाइम पॉलिटिशियन की तरह नजर नहीं आएंगे तब तक जनता इतनी, अब उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ा दी है बीजेपी ने, या वो इस तरह की राजनीति के आदी हो गए कि एक तो कारण है, मैं किसी वरीयता में सूची में नहीं जा रहा। दूसरी चीज, जैसे संजय जी कह रहे थे अभी कि उन्होंने मुद्दा उठाया और बहुत मजबूती से जातीय गठबंधन बनाया, और वो काम किया है। चाहे जाटों ने वोट थोड़ा बहुत दिया, जितना भी दिया,
पिछली बार के मुकाबले तो ज्यादा सीट्स आई ना पश्चिम उत्तर प्रदेश में, चाहे राजभर, चौहान, ये दूसरी छोटी कास्ट जो है उनके भी वोट्स मिले, बट पॉजिटिव नैरेटिव नहीं था। और ये अगेन पूरे विपक्ष से बात लागू होती है। आप मोदी, योगी, बीजेपी की सिर्फ आलोचना करके नई सरकार नहीं बना सकते। केजरीवाल क्यों नई सरकार बनाने में कामयाब हो गए? क्योंकि उन्होंने एक उम्मीद का भी एजेंडा दिया, एक दिल्ली मॉडल को रेप्लिकेट करने की बात की पंजाब में। तो आप आलोचना करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन आप टेबल पे क्या ला रहे हैं? आपकी सरकार आने के बाद क्या बहुत फर्क होगा? एक तो बहुत एक नैरेटिव, एक एजेंडा, एक उस तरह का मुखपत्र जो जनता को समझ में आए, वो एक बहुत आवश्यक बात है विपक्ष को, अगर बीजेपी के सामने खड़ा होना है, फुल टाइम पॉलिटिक्स में रहना है। और हिंदुत्व जो एक अंडरलाइंग थ्रेड हमेशा चलता है, उसका किस तरह से कारगर तोड़ निकाला जाए वो करना है। और क्योंकि आप मोदी जी का विकल्प तो पैदा कर नहीं सकते, उनकी लोकप्रियता तो कोई और नेता ला नहीं सकता, लेकिन बीजेपी इतनी बड़ी जीत के बावजूद भी मेरा जैसा व्यक्ति मानता है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल में, ऐसा नहीं है कि बीजेपी का दुर्ग अभेद है। इन 5 चुनावों से पहले तो हारे थे बंगाल, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, नहीं बनी थी ना सरकारें। तो एकदम हम बहुत ज्यादा बहना भी नहीं चाहिए, बस कमाल हो गया अब तो कुछ है ही नहीं, भविष्य विपक्ष के लिए खत्म हो गया। नहीं, आप सोचिए, उतनी मेहनत कीजिए, एजेंडा ड्रॉ कीजिए, नैरेटिव बनाइए, सड़कते रहिए, जनता के बीच में रहिए और एक रणनीति के तहत काम कीजिए, तो आपकी संभावना बनती है, नहीं तो बीजेपी रोक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।